हाय बच्चों। तो आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, इसको बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं और नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। तो ये सब क्यों है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन, ये तुम्हारा जेओसी जो है, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट है, वो जब हम लोग लेक्चर पढ़ते जाएंगे तो हमें समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। अब इसके पहले भी तुमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ा है, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या है? ये उस तरह के इफेक्ट है जो कि ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडक्टिव इफेक्ट में देखा होगा तुमने, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है थोड़ा बहुत। तुमने रेजोनेंस में देखा है कि कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रॉन जो है कॉन्जुगेशन के थ्रू मूव करता है मॉलिक्यूल के अंदर। तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इफेक्ट जनरेट होते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी इज वन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। तो इसके पहले हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुके हैं, हमने रेजोनेंस पढ़ाई कर लिया है। अब इसके बाद एक हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। देखो, एक चीज तो ये जान लो, रेजोनेंस का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, वो बहुत चीजों पे वर्क करता है। बट हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो बेसिकली तीन चीजों में काम करता है। एक है तुम्हारा एल्कीन, एक है तुम्हारा कार्बन फ्री रेडिकल, और एक है तुम्हारा कार्बोकेटायन। ठीक है, तो वो इन तीन चीजों में वर्क करता है। अब यहाँ पे इन तीन चीजों पे इसका इफेक्ट होता है, इसका इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा एक कार्बन आयन है। देखो, कार्बन आयन में जनरली हम बताते हैं कि हाइपर कंजुगेशन वर्क नहीं करता है, बट हालांकि उसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। बट हम उन एक्सेप्शनल केसेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, और हम अपने दिमाग में ये बैठा लेंगे कि कार्बन आयन में इंडक्टिव, ये सॉरी, हाइपर कंजुगेशन वर्क नहीं करता है। क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है और पूछता है कि क्या कार्बन आयन में वर्क करता है या नहीं करता है। तो कई बार बच्चे क्या होते हैं, गलती से मार देते हैं इस पे टिक कि हाँ, कार्बन आयन में भी हाइपर कंजुगेशन वर्क करता है, बिकॉज उन्होंने कुछ एक्सेप्शनल केसेस पढ़े हुए हैं। बट हम उन चीजों को बिल्कुल पूरी तरह से अवॉइड करेंगे, बिकॉज हमारे लेवल पे, नीट या जेई लेवल पे, हम ऐसा मान के चलते हैं कि नहीं, हाइपर कंजुगेशन जो है कार्बन आयन में वर्क नहीं करता है। तो एग्जाम में जब भी ये पूछेगा कार्बन आयन में वर्क करता है कि नहीं, तो वहां पे उसको नो मार देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ इन तीन चीजों को कवर करेंगे। हाइपर कंजुगेशन होता क्या है और कैसे ऑपरेट होता है, ठीक है, और उसका इम्पैक्ट क्या है। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए हाइपर कॉन्जुगेशन का, तो एक्चुअली बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन को बताने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से हम क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहला जो हम एग्जांपल लेने वाले हैं, जहां से हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ओके, तो हम लोग वो जो एग्जाम्पल है वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम बाकी की चीजों में एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे और उसके बारे में क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। तो आज की जो लेक्चर है वो इनफ है तुम्हारा हाइपर कंजुगेशन में जो भी चीजें आता है उसको समझने के लिए। तो ये एक लेक्चर पढ़ लिया तो सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, और उसके अलावा तुम्हारा पूरा का पूरा टॉपिक भी कवर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हाइपर कंजुगेशन आया कहां से। ठीक है, अब देखो, इसको ऐसे समझो, ये एक मॉलिक्यूल है, प्रोपीन। ये प्रोपीन मॉलिक्यूल है। अब अगर इस प्रोपीन मॉलिक्यूल में देखा जाए तो यहाँ पे तीन कार्बन है। अब अगर तुम कार्बन, यहाँ पे अपने सुविधा के लिए हम इसको नंबरिंग कर देते हैं, कार्बन 1, कार्बन 2 एंड कार्बन 3। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन 1 एंड कार्बन 2 में जो बॉन्डिंग है वो डबल बॉन्ड है, और कार्बन 2 और कार्बन 3 में सिंगल बॉन्ड है। ओके, अब देखो, कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ होती है, सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो तुम्हारा 154
पीएम होता है, 154 पीएम होता है इन जनरली, ऐसा होता है। तो हम बोले कि ठीक है यार, यहाँ पे भी तुम्हारा 154 पीएम आना चाहिए, बट ऐसा पाया गया कि ये जो बॉन्ड है वो एक्चुअल में 149 पीएम है। ठीक है, एक्चुअल में, यानी कि बॉन्ड जो है थोड़ा शॉर्ट है। अब ये बॉन्ड शॉर्ट है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अब अगर तुम रेजोनेंस में देखो तो रेजोनेंस में हम बता देते हैं ठीक है भाई, कोई कभी कभी जब इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से कोई सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तो उनके वजह से बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाती थी। बट यहाँ पे रेजोनेंस जैसा कुछ है ही नहीं। तो जब रेजोनेंस जैसा कुछ है नहीं, तो ये जो बॉन्ड की जो लेंथ है, जो कि 154 पीएम होना चाहिए था, वो स्लाइटली कम होके 149 पीएम क्यों हो गया? ओके, तो इन सवालों का जवाब जो है वो बेकर नेथन ने दिया, इस वजह से इसको बेकर नेथन इफेक्ट बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक चीज वो ये मान लो या वो ये जान लो कि ये जो तुम्हारा इफेक्ट है, ठीक है, वो पूरी तरह से हाइपोथेटिकल इफेक्ट है। हाइपोथेटिकल इफेक्ट मतलब ये एक हाइपोथेसिस है जिसका प्रूफ नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन का प्रूफ नहीं है। बट हम लोग क्या बोलते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो हाइपोथेसिस दी गई है उसके वजह से हम इन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई ये इसका बॉन्ड लेंथ कम क्यों हो गया, इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ क्यों गया। ओके, तो उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये एक हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट मतलब जिसको प्रूफ नहीं किया जा सकता है, मतलब प्रैक्टिकली उसको प्रूफ नहीं किया जा सकता, उसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो एक हाइपोथेसिस है। अब देखो इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया। अब अगर तुम इसके पहले का जो लेक्चर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वहां पे अगर ध्यान दो तो उसके हिसाब से हम उसको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ओके, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है। अब ये कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है, 3 हाइड्रोजन है, तीनों के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया है। ओके, तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? एक इसका sp3 रहेगा और हाइड्रोजन का एक s ऑर्बिटल रहेगा, और दोनों जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। तो ये एक बॉन्ड बना है उनके बीच में, उसी को हम लोग ऐसे लाइन से दिखा देते हैं। तो ऐसे तीनों बॉन्ड ऐसे ही है, बट हम सिर्फ एक बॉन्ड को उस तरह से ड्रॉ करते हैं थोड़ा समझने के लिए। अब इसके बाद जो कार्बन दूसरा वाला है, कौन सा? ये डबल बॉन्डेड एल्कीन वाला कार्बन है। ये क्या है? दूसरे कार्बन के साथ तो सिंगल बॉन्ड एक है तुम्हारा, एक सिग्मा बॉन्ड है, और एक जो है इसके साथ पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कैसे बना है? उनके दोनों के पी ऑर्बिटल के ओवरलैप की वजह से, और साथ में इसके पास 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब तुम स्ट्रक्चर चाहो तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मेरा जो पुराना लेक्चर है वहां पे देख के समझ सकते हो। अब वो देखो होता क्या है यहाँ पे कि ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है वो क्या बोलता है इस कार्बन को? वो बोलता है कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ी देर के लिए सेक्रीफाइस करता हूं। सेक्रीफाइस करने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन मैं थोड़ी देर के लिए तुमको दे देता हूं। अब वो हाइड्रोजन कार्बन को क्यों दे रहा है? बिकॉज कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो कार्बन को वो दे सकता है, वो कार्बन से ले नहीं सकता, तो वो थोड़ी देर के लिए देता है। अब वो देने की वजह से क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, कार्बन के ऊपर एक निगेटिव चार्ज आ गया, और हाइड्रोजन जो है जिसने वो इलेक्ट्रॉन दे दिया, वो थोड़ी देर के लिए देता है, उसको सेक्रीफाइस करता है अपना इलेक्ट्रॉन। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें कार्बन का एक हाइड्रोजन का है, दोनों ने शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया, और हाइड्रोजन ने थोड़ी देर के लिए उसको दे दिया। ठीक है, बाकी का स्ट्रक्चर में एज इट इज ड्रॉ कर लेते हैं ऐसा। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये ये किस तरह का ये किस तरह का स्ट्रक्चर बन गया? एक इंटरमीडिएट दिख रहा है, कार्बन आयन दिख रहा है। अब इस तरह के स्ट्रक्चर्स तुमने देखे हैं जब तुम रेजोनेंस के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक रेजोनेंस जैसा कंडीशन डेवलप हो गया कि भाई एक डबल बॉन्ड है, उसके बगल में निगेटिव चार्ज है, राइट? तो
अब ये क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज जो है ये इसके साथ ऐसे रेजोनेंस में आ जाएगा। अब वो रेजोनेंस में आ जाएगा तो यहाँ पे रेजोनेंस ना बोल के यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड हो गया और ये जो है शिफ्ट होके ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो शिफ्ट होके इधर चले गए CH2 माइनस। अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए। पहली चीज, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं दिख रहा है क्योंकि इसने थोड़ी देर के लिए वो बॉन्ड को ऐसे सेक्रीफाइस त्याग दिया उसको, और उस सेक्रीफाइस की वजह से देयर इज अ कंडीशन डेवलप लाइक अ रेजोनेंस, इसलिए इसको यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस का नाम दिया जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ओके, दूसरा चीज, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये, नो बॉन्ड रेजोनेंस, राइट। तीसरा चीज देखो, ये हाइड्रोजन कहीं कभी जाता नहीं है, ये वहीं चिपका रहता है। क्यों? क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि भाई वो थोड़ी देर के लिए क्या कर रहा है, जस्ट थोड़ी देर के लिए उसने अपना इलेक्ट्रॉन्स को सेक्रीफाइस करके कार्बन को दिया, तो कहीं जाएगा नहीं। इसलिए हम हमेशा हाइड्रोजन जो H+ है वो हमेशा बनाते हैं, उसको कहीं फेंकते नहीं है, वो हमेशा वहां पे रहता है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, थोड़ी देर के लिए, राइट। तो इसलिए यहां पे हाइड्रोजन हमेशा ड्रॉ किया जाता है। ओके, अब तुम देखो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये नो बॉन्ड रेजोनेंस या तुम्हारा हाइपर कॉन्जुगेशन डेवलप कैसे हुआ है। ये ये बॉन्ड कौन सा था, सिग्मा बॉन्ड, राइट। और सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या फिर सिग्मा ऑर्बिटल जो है या जो सिग्मा बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड के साथ क्या कर रहा है, कॉन्जुगेशन में जा रहा है। ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, इसके साथ क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन में जा रहा है। सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है और उसके साथ कॉन्जुगेशन में जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है इसको कई बार यहां बोलते हैं कॉन्जुगेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विथ p ऑर्बिटल्स या पाई ऑर्बिटल उसको बोल सकते हैं कि वो अपना क्या है, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो है ये p ऑर्बिटल के साथ क्या हो रहा है, तुम्हारा कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन मतलब मूवमेंट, यहां से वहां शिफ्टिंग, उसमें जा रहा है। तो इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन में कई बार इस तरह का सवाल पूछा जाता है उसमें कि भाई किसका किसके साथ कॉन्जुगेशन है। तो बोलते हैं यार सिग्मा बॉन्ड का या सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड इज नथिंग बट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा बॉन्ड भी बोल सकते हो या सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है उनका पाई ऑर्बिटल, ये जो p ऑर्बिटल है उसके साथ क्या हो रहा है, तुम्हारा एक कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा क्या है, अब देखो ये एक हाइड्रोजन ने सेक्रीफाइस किया तो क्या हुआ, तुम्हारा यहाँ पे एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना। अब यहाँ पे इस तरह से टोटल 3 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन से, 3 हाइड्रोजन है। तो भाई अगर एक ने किया है तो ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, 3 हाइड्रोजन कर सकते हैं, राइट। और ये तीनों हाइड्रोजन कौन से होते हैं, जो डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन के होते हैं। तो ये जो कार्बन है इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। इस तरह के नाम दिए जाते हैं, जैसे इस कार्बन को अल्फा कार्बन, इसके बगल वाला जो कार्बन रहता है अगर तो उसको बीटा, उसके बगल वाला रहता है तो गामा, तो अल्फा बीटा गामा इस तरह से देते हैं। तो यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है उसके पास जो अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, ये भी क्या है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, एक कार्बन पे जितने हाइड्रोजन रहेंगे जो अल्फा कार्बन पे, उसी को अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो 1 2 3, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन अगर उस तरह से अपना सेक्रीफाइस करके इलेक्ट्रॉन अगर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर शो कर सकता है तो 3 हाइड्रोजन की वजह से 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा कि भाई, कई बार एग्जाम में पूछता है कि इस मॉलिक्यूल में कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, तो हम वहां पे
नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन हुआ। जितना हाइपर कॉन्जुगेशन किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब किसी ने पूछा कि भाई ये हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ क्यों, राइट, या इसकी जरूरत क्यों थी, क्यों तोड़ के ऐसा हो। देखो क्या होता है, अगर ये इफेक्ट होता है, इसके वजह से क्या हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक होके क्या हुआ यार, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, तुम्हारा मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल के अंदर। और जितना इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है, राइट। क्योंकि क्या होता है, ये चीज हमने इंडक्टिव इफेक्ट में भी पढ़ी है और रेजोनेंस में भी पढ़ा है, कि अगर किसी मॉलिक्यूल में, राइट, किसी भी मॉलिक्यूल में एक ही जगह इलेक्ट्रॉन्स अगर रहेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे रिपल्शन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स का आपस में। इलेक्ट्रॉन्स पे क्या, निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज का रिपल्शन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम होती है। तो मॉलिक्यूल चाहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स एक जगह फिक्स ना रहे, वो मूव करते रहे। तो मूवमेंट की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स या निगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएंगे मॉलिक्यूल में, और वो मॉलिक्यूल में निगेटिव चार्ज डिस्पर्स होने की वजह से, फैलने की वजह से उनके बीच में आपस में रिपल्शन कम हो जाएगा, और वो रिपल्शन कम होने की वजह से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट। तो यहां पे क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा होगा, बोलते हैं स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, ये इतना चीज समझ में आ गया। अब एकदम पहले वाले सवाल पे आ जाते हैं, हमने स्टार्ट कहां से किया, कि भाई इसका जो बॉन्ड लेंथ है, ये कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है, वो बोला गया कि भाई होना चाहिए था 154। ठीक है, ये क्या है, थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल होना चाहिए था 154, लेकिन प्रैक्टिकल में कितना है, 149 पीएम, यानी कम है। अब ये कम क्यों हुआ, उसका रीजन सिंपल सा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, कि भाई हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जो सिंगल बॉन्ड था, वो अब देखो क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, राइट। तो डबल बॉन्ड ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए डबल बॉन्ड हो गया, थोड़ी देर के लिए, शॉर्ट टर्म इफेक्ट है। तो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड वो रहता है, बट उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन के वजह से उसके पास थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड जैसा भी कैरेक्टर आता रहता है। वो डबल बॉन्ड में भी कभी कभी चेंज होता है, चेंज होता रहता है। तो हम बोलते हैं कि है वो सिंगल बॉन्ड, लेकिन ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन उसके पास एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, राइट। तो मैक्सिमम वो 99% टाइम वो इसी फॉर्म में रहेगा, लेकिन कभी कभी इस फॉर्म में भी 1% टाइम जाता रहेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिंगल बॉन्ड रहेगा, बट ये थोड़ा बहुत डबल बॉन्ड का भी कैरेक्टर आता रहेगा उसके अंदर। और हम सब जानते हैं कि जो डबल बॉन्ड का जो लेंथ है, वो थोड़ा छोटा होता है। इस वजह से जो बॉन्ड लेंथ थी 154 पीएम होना चाहिए था थ्योरेटिकली, वो जो कि प्रैक्टिकली कम हो गया, 149 पीएम हो गया। दैट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन बिटवीन दिस सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड में जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, उसके वजह से ये बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो ये जो हाइपोथेसिस दिया नेथन बेकर नेथन ने, उसके हिसाब से एक्सप्लेन कर गए कि भाई इस वजह से ये बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया। तो समझ में आई इतनी बात। तो ये यही रीजन था हाइपर कॉन्जुगेशन को। ठीक है, एक बोलते हैं कि एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट उस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट की वजह से हम बहुत सारी चीजें जो हो रही हैं नेचर में, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो चीजें हो रही हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कि ये 3-4 पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके वजह से और भी क्या क्या चीजें होंगी हम इसके बाद देखेंगे। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके बाद हम लोग बाकी का देखेंगे एल्कीन में। ओके, चलो अभी मैं इसको रब करता हूं। अब देखो एक चीज तो तुमने पढ़ लिया कि भाई जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, ये जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, ये शॉर्ट हो रहा है,
क्यों? क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। लेकिन एक चीज और देखो, ये जो डबल बॉन्ड है वो तो सिंगल बॉन्ड में जा रहा है, यानी कि जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर ले रहा है थोड़ा बहुत, उसी तरह डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ले रहा है। तो इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगा? वो थोड़ा बढ़ेगा, राइट? क्योंकि सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू डबल बॉन्ड। तो अगर ये इसके पास थोड़ा थोड़ा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, मतलब सिंगल बॉन्ड की तरह थोड़ा थोड़ा बिहेव करेगा, मतलब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ है वो कम होती जाती है और जो डबल बॉन्ड की लेंथ है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इस पे क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं। एक तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन, उसके बारे में हमेशा ध्यान रखना कि जो भी चीजें हैं वो सब अल्फा हाइड्रोजन की वजह से। अल्फा हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन होगा? जो डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला कार्बन होगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि भाई मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, दूसरा मॉलिक्यूल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तीसरा मॉलिक्यूल है मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, एक और मॉलिक्यूल बना लेते हैं हम लोग, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। अब उसी तरह यहाँ पे CH3 कार्बन CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH। तो हमारे पास ये चार मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 एंड 5। अब ये सिंपल सा पूछेगा कि यार इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, एल्कीन का स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो देखो हमने अभी डिस्कस किया कि हाइपर कॉन्जुगेशन होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आती है। तो कोई पूछेगा कि भाई ठीक है इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, तो हम बोलेंगे यार सबसे ज्यादा जहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन है उसको सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ पे ज्यादा होगा? जहां पे सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, राइट? अभी यहाँ पे देखो जैसे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इनसे जुड़ा हुआ कोई कार्बन है ही नहीं, यानी कि यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें पूछेगा अल्फा हाइड्रोजन कितना है? अल्फा हाइड्रोजन क्या है? 0 है। यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस पे एक कार्बन अटैच्ड है, बॉन्डेड है, जिसके पास 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है। इसके पास आते हैं, यहाँ पे देखो ये तुम्हारा कार्बन है जिससे जुड़ा हुआ एक अल्फा कार्बन है जिसपे 3 हाइड्रोजन है। सिमिलरली ये कार्बन पे भी एक अल्फा कार्बन है जिससे जुड़ा हुआ 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे 3 + 3 ये कितना हुआ? टोटल 6 हुआ। यहां पर आओ तो 3 यहां पर, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन को ही तुम्हें बस देखना है और उससे जुड़ा हुआ या उससे बॉन्डेड कार्बन को देखो, तो उससे बॉन्डेड कार्बन ये भी है ये भी है, तो 3 + 3 6। उसी तरह इस कार्बन को देखो, इससे बॉन्डेड कार्बन ये है, उसके पास भी 3, तो 3 + 3 + 3, यहाँ टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना हुआ? 9। ठीक है, अब इसके पास यहाँ पे देखो तो ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे अटैच्ड ये यहाँ पे 3, ये भी अटैच्ड है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। टोटल कितना हुआ यहाँ पे? अल्फा हाइड्रोजन टोटल हुआ 12। तो सबसे ज्यादा जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कहां पर है? यहां पर है। तो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जाए, ठीक है, स्टेबिलिटी की बात अगर की जाए तो हम बोलेंगे सबसे ज्यादा जहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन, सबसे ज्यादा स्टेबल, तो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन यहां पर होगा क्योंकि सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। तो 12 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो फिफ्थ वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन तुम्हारा फोर्थ होगा, देन तुम्हारा थर्ड होगा, देन सेकेंड एंड देन फर्स्ट। अब एक चीज और पूछेगा, एक और क्वेश्चन क्या पूछता है कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड
डबल बॉन्ड। देखो मैंने बताया कि डबल बॉन्ड जो है, इसके पहले अभी हमने क्या डिस्कस किया, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जो डबल बॉन्ड की लेंथ है वो बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता है। तो भाई जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा वो उतनी बार वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, यानी उतना ज्यादा उसके पास सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और जितना ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा वो उतना बड़ा होता जाएगा। तो जो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है वो यहां पर है, तो सबसे ज्यादा इसके पास सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। ये सारे के सारे हाइड्रोजन ब्रेक होंगे 12 के 12 एक एक करके, और ये जो है यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता जाएगा धीरे 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 धीरे। उसमें कन्वर्ट होता जाएगा मतलब शॉर्ट टर्म के लिए वो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा, सबसे ज्यादा यहाँ शो करेगा। तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ होगी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वो यहाँ पर होगी, और इसमें कोई ऐसा हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, तो डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड ही रहेगा, तो इसलिए वो सबसे छोटा रहेगा। तो ये एक चीज याद रखना कि जो डबल बॉन्ड जो लेंथ ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड है वो तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां पे सेम ऑर्डर होगा, फिफ्थ वाले में बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड की सबसे ज्यादा होगी। तो ये भी इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया? अब देखो ऐसे सवाल जो है बहुत आते हैं एग्जाम में। एल्कीन का जो स्टेबिलिटी है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से देखते हैं, और एक और चीज है स्टेरिक हिंड्रेंस जो है, जो कि हम लोग एल्कीन चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे आइसोमरिज्म जब पढ़ेंगे सिस्टान तो वहां पे भी देखेंगे। अब एक मॉलिक्यूल देखो मेरे पास, ये एक एल्कीन है। ठीक है, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, वही करना है तुम्हें। चलो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ नहीं, यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया मैंने। ये एक एल्कीन है, ये एक एल्कीन है, ये एक एल्कीन है, ये है, और एक ये भी ले लो। देखो यहाँ पे वही पूछ रहा है स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोग वैसे ही देखेंगे, एल्कीन का जब भी पूछेगा तो हम कैसे देखेंगे, उसमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे। बट इसमें एक देखो एक ट्रिक क्या है, ये जो पहला वाला है फर्स्ट वाला, इसमें दो डबल बॉन्ड जो हैं दे आर इन कॉन्जुगेशन विथ ईच अदर। यहाँ पे एक रेजोनेंस आ सकता है, क्योंकि डबल सिंगल डबल ऐसा अल्टरनेट होता है। तो हमने जब रेजोनेंस वाला जो टॉपिक पढ़ा था तो वहां बोला था कि यहाँ पे क्या आएगा, रेजोनेंस आएगा। और जो रेजोनेंस जो होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। तो जहां रेजोनेंस आ गया तो सबसे पहले उसको प्रीफरेंस देंगे, बाकी हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट छोड़ देंगे। तो मोस्ट ऑफ द चीजें ऐसे ही हम लोग करते हैं। कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जहां पे कभी इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है, बहुत एक्सेप्शनल केसेस है। तो पहली बात कि ये जो है इसको हम बाकी से छोड़ देंगे, बोलेंगे कि फर्स्ट वाला यार सबसे ज्यादा स्टेबल है, पहले इसको हटाओ, बाकियों का देखो। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट सबसे ज्यादा, क्योंकि और कहीं पे दो डबल बॉन्ड नहीं है कि रेजोनेंस रहे, सिर्फ इसी में दो डबल बॉन्ड है, वो भी इन कॉन्जुगेशन सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक है, अब आते हैं इस पे। देखो डबल बॉन्डेड कार्बन कौन से हैं, ये और ये दोनों। इनसे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो, यहाँ पे कितने हैं, दो। टोटल कितना हुआ यहाँ पे, चार अल्फा हाइड्रोजन, फोर। यहाँ पे ये वाला अल्फा कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन ये दोनों है, तो ये अल्फा कार्बन। भाई एक बॉन्ड ऑलरेडी, तीन बॉन्ड है इसके पास, तो एक बचा हुआ वही हाइड्रोजन के साथ होगा। यहाँ पे भी सेम है कि भाई एक ही हाइड्रोजन के साथ है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, टोटल अल्फा हाइड्रोजन क्या हुआ, टू। यहाँ पे आप ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, उनसे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, यहाँ ये अल्फा कार्बन है। अब इसके चार बॉन्ड ऑलरेडी हैं, सब कार्बन के साथ है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, इधर भी।
यानी कि अब इसके पास कुछ हाइड्रोजन है ही नहीं। सेम इस कार्बन का भी सेम है, तो यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी वर्क नहीं करेगा। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन देता है कि स्ट्रक्चर बना के पूछता है किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क नहीं करेगा, तो वहां पे तुम्हें ये देखना है कि यार कहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों का डबल बॉन्डेड कार्बन, इससे जुड़े हुए कार्बन एक तो इधर है, इधर भी है, तो यहाँ पे क्या है, 3 हाइड्रोजन हैं, राइट, और इस वाले पे 2 हाइड्रोजन हैं। सिमिलरली इस पे भी देखो, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, ये यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन हैं, हाँ, और ये वाला भी कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे टोटल कितना हुआ, 2 + 2 4, 3 + 3 6, टोटल हुआ अल्फा हाइड्रोजन 10। ठीक है, कितना हुआ, 10 हुआ। तो जब 10 हुआ तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद ये है, फिर ये, फिर ये, तो ये सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो फिफ्थ वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिफ्थ के बाद अल्फा हाइड्रोजन किसमें सबसे ज्यादा है, इसमें, सेकंड वाले में। उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ में, इसमें तो भाई है ही नहीं, इसमें 2 है, तो ये थर्ड, एंड देन उसके बाद ये फोर्थ वाला। तो ये तुम्हारा स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते समय पहले रेजोनेंस चेक कर लेना, रेजोनेंस सबका बाप है, इसलिए पहले हम लोग उसको प्रीफरेंस देते हैं, उसके बाद चीजें हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट को छोड़ देते हैं। ठीक है, अब कई बार लोग पूछते हैं यार ऐसा क्यों, हाइपर कॉन्जुगेशन से बड़ा क्यों है तुम्हारा रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस में ना कोई बॉन्ड ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ घूमता रहेगा। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, हम थोड़ी देर के लिए बोल रहे हैं हाइड्रोजन सेक्रीफाइस करें, जो कि ऐसा इतना इजीली होता नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, तो इतना इजीली होता नहीं है, इसलिए उसका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है रेजोनेंस से। जबकि रेजोनेंस में बहुत इजीली, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं ब्रेक करना, ये इधर घूमेगा, इधर भी घूमेगा। ये पाई बॉन्ड से ब्रेक होते हैं, तो पाई बॉन्ड बहुत वीक होते हैं, इजिली ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेक होने की वजह से क्या होता है, जब वो घूमेंगे तो उसके वजह से क्या होगा, उनको स्टेबिलिटी मिलेगी, राइट। तो इसलिए ये आसानी से होता है रेजोनेंस वगैरह, जबकि हाइपर कॉन्जुगेशन इतना इजिली नहीं होता है। तो ये एक हो गया क्वेश्चन। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, तो ये हम रब करते हैं। अब ये फटाफट करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि अब तुम लोग को समझ में आ चुका होगा काफी कुछ। तो एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं। ये एक मॉलिक्यूल है, ऐसा, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, भाई सिंपल यही पूछ रहा है कि भाई इसमें बताओ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो सिंपल है, अल्फा हाइड्रोजन देखना। अभी यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ कोई कार्बन है क्या, हाँ इससे भी जुड़ा यही है, इससे भी जुड़ा यही है। अब इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है, ठीक है, यही अल्फा कार्बन है, तो यही अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 1, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1 है। इस पे पूछा जाए कितने, तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन ये दोनों है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन कौन है, सिर्फ ये है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ 2 है, एक तो ये है, यहाँ पे 2 है, हमने काउंट ऑलरेडी कर लिया, और यहाँ पे 3 है, ठीक है, टोटल कितना हुआ, 5 हुआ। अब यहाँ पे यार, यहाँ पे ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो इससे जुड़ा हुआ तो यार कोई है ही नहीं, बचा ये। अब इससे जुड़ा हुआ ये भी कार्बन है, ये भी, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, टोटल कितना हुआ, 4। देख लो, काउंट कर लो, 4 है इसमें, इसमें 5 है, इसमें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, सेकंड वाला, क्योंकि इसमें 5 रेजोनेट हाइपर कॉन्जुगेशन है। फिर उसके बाद तुम्हारा थर्ड, एंड देन तुम्हारा फर्स्ट। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं, तो इसको हटा देता हूं मैं, रब कर देता हूं, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट एक सवाल है, उस सवाल को करने से पहले ना एक और चीज बताना चाहूंगा, ठीक है, कभी कभी वो चीजें पूछ देती है। एक होता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, तो इसका कुछ ना कुछ लेना देना हाइपर कॉन्जुगेशन से है। हीट ऑफ
हाइड्रोजिनेशन, इसको डेल्टा एच। देखो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होता क्या, अगर मान लो मेरे पास कोई एल्कीन है, राइट, एल्कीन है, अगर मैं उसको इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में उसको ट्रीट करूं मैं, तो क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा एल्कीन पे, तो एल्कीन जो एल्केन में कन्वर्ट हो गया। तो जब ये ऐसा होता है, ठीक है, जब ऐसा होता है तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो एल्कीन पे हमने किया। अब देखो इसकी वजह से होता क्या है, ये एनर्जी रिलीज होती है। अब ये एनर्जी आई कहां से, तो वो क्या है, ये एल्कीन है, एल्कीन में क्या है, ये थोड़ा अनस्टेबल होता है कंपेयर टू एल्कीन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड्स हैं एक ही जगह सब चिपके हुए हैं, यहाँ जो पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है, पाई बॉन्ड मतलब वो तुम्हारा ये जो डबल बॉन्ड है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है उनकी, क्योंकि एक ही जगह इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो जैसे ही हाइड्रोजन ऐड होता है तो स्टेबिलिटी कम है, इसका मतलब इनकी एनर्जी ज्यादा है, राइट, एनर्जी जितनी ज्यादा उतनी कम स्टेबिलिटी आती है। भाई हमारे पास ज्यादा पैसा रहेगा तो हम ज्यादा इधर उधर भागते हैं, ठीक है, तो पैसा मतलब एनर्जी। जब हमारे पास पैसा नहीं है तो हम घर में चुपचाप बैठते हैं, स्टेबल रहते हैं, वैसे ही इनका है। तो ज्यादा हम, मैंने क्या बोला, ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी कम है तो एनर्जी ज्यादा है, लेकिन जैसे ही ये इसमें कन्वर्ट हुए तो अब ये स्टेबल हो गए, तो वो एनर्जी कहाँ गई जो ज्यादा एनर्जी थी, वही एनर्जी लिबरेट होती है, राइट, वही एनर्जी लिबरेट हो गई, जिसके पास ज्यादा एनर्जी थी वो रिलीज हो गई और ये एल्केन में कन्वर्ट हो गया। तो हम ये बोलते हैं कि भाई जितना ज्यादा अनस्टेबल रहेगा, जितना ज्यादा अनस्टेबल एल्कीन रहेगा उतना ज्यादा वो एनर्जी रिलीज कर देगा। अनस्टेबल मतलब बहुत एनर्जी है इसके पास, और जैसे ही वो स्टेबल में जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, हाइड्रोजन ऐड करके वो एनर्जी सारी रिलीज कर देगा। तो जितना ज्यादा अनस्टेबल एल्कीन, ठीक है, हम बोलेंगे उतना ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, राइट, उतना ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो तुम्हें ये देखना है, अगर कभी पूछ दिया कि किसमें हीट ऑफ एल्कीन के 3-4 स्ट्रक्चर दे देंगे, जैसे अभी मैं क्वेश्चन देता हूं उसके बाद अच्छे से समझते हैं, तो ये तुम लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर यहीं पे ड्रॉ कर देते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास एक ये मॉलिक्यूल है, ऐसा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा होगा, तो तुम्हें यहाँ पे जो जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है, हमने बताया कि अनस्टेबल है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है, तो अगर स्टेबल है तो इसका मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है। तो उस तरह से तुम्हें सवाल सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे देखो एल्कीन का, देखो भाई स्टेबिलिटी कैसे आएगी, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। तो ये दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड, तो इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, और इस डबल बॉन्डेड से जुड़ा हुआ ये कार्बन जिसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन टोटल हुए 5, ठीक है। यहाँ पे देखो ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन, इनसे जुड़ा हुआ कार्बन एक ये है जहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है। उसी तरह यहां से जुड़ा हुआ कार्बन ये, इसके पास भी यहाँ 3 हाइड्रोजन है, माफ करना, यहाँ पे क्या है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन सिर्फ ये है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, क्योंकि 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी हो चुका है, राइट। तो टोटल कितना हुआ, 3 + 3 + 1, तो यहाँ पे हुआ तुम्हारा 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे क्या है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक है, और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है। फिर इस वाले डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ सिर्फ यही एक कार्बन है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। टोटल कितना हुआ, 3 + 3 + 2, टोटल कितना हुआ तुम्हारा 8 अल्फा हाइड्रोजन 8 है,
ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? भाई सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। तो जितना ज्यादा स्टेबल उतना कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्योंकि मैंने बताया अनस्टेबल होने की वजह से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है, तो स्टेबल होने की वजह से वो कम रहेगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो रहेगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वो सबसे ज्यादा किस में रहेगा? जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल। सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन सबसे कम। तो ये ए वाला, देन तुम्हारा बी वाला, देन तुम्हारा सी वाला। इस तरह से भी सवाल जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं। ओके, चलो भी। अब ये हो गया एल्कीन के बारे में। अब देखो क्या है, हम थोड़ा बेंजीन मॉलिक्यूल्स पे आते हैं, क्योंकि वहां पे भी बहुत मैटर करता है हाइपर कॉन्जुगेशन, और उसके वजह से भी कुछ इफेक्ट पड़ता है उसके रिएक्टिविटी पर। जैसे ये देखो बेंजीन मॉलिक्यूल देखे तो यहाँ पे, यार यहाँ पे तो सभी कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन का कॉन्सेप्ट नहीं है, सारे कार्बन डबल बॉन्डेड है, चाहे ये हो चाहे ये हो, ये। बट अगर मैं इस पे यहाँ पे CH3 लगा दूं, तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, हाँ? उससे जुड़ा हुआ एक कार्बन आ गया तुम्हारे पास, यानी कि ये क्या हो गया तुम्हारा? अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे भी सेम इंपैक्ट हो सकता है कि भाई हमारे पास क्या है, 3 हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन। एक ने अगर थोड़ी देर के लिए सेक्रीफाइस करके अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगी। अब वो निगेटिव चार्ज जो है वो अंदर एज जैसे रेजोनेंस होता है उस तरह से यहाँ पे मूव कर सकता है, ये निगेटिव चार्ज। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हमने बनाया था तो हमने देखा था कि कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को हम हमेशा वहीं रखेंगे, कहीं उसको हटाएंगे नहीं, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद और देखो, इसके बाद और कौन सा हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से अब ये रेजोनेंस जैसा स्ट्रक्चर आ गया। ओके, तो यहाँ पे ऐसे, देन उसके बाद अगेन तो ये रेजोनेंस में हम लोगों ने ये चीजें देख चुकी हैं। ठीक है, एंड देन लास्ट में अगेन सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, इस तरह से ये हो गया। तो एक चीज तो ये देखो, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये जो CH3 है वो इसको स्टेबलाइज कर रहा है, इसको रिंग को, इलेक्ट्रॉन्स को घुमा रहा है। हाँ? अब जब मैं एक हम टॉपिक पढ़ते हैं, जब हम लोग आगे के चैप्टर्स पढ़ते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, या वो टॉपिक पढ़ते हैं कि रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन किस तरह से होता है। तो कुछ बच्चे पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी। तो वहां पे कई बार पूछता है कि यार CH3 जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है, मतलब ऑर्थो एंड पैरा पे ही इलेक्ट्रोफाइल आके क्यों अटैक करता है, ये ऑर्थो पोजिशन है, ये पैरा पोजिशन है, ये दोनों ऑर्थो। तो उसका आंसर यहीं से मिलता है कि यार ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ऑर्थो पे देखो, ऑर्थो पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे देखो पैरा पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, और यहाँ पे ऑर्थो पे, तो ऑर्थो पैरा पे निगेटिव चार्ज जो है यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जो है, जो कि इलेक्ट्रॉन का लालची है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो इलेक्ट्रॉन के लालच में ऑर्थो पोजिशन पे आके ही अटैक करता है। तो एक तो वहां पे इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों CH3 या एल्किल ग्रुप जो होते हैं क्यों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, उसका आंसर ये तुम्हारा हाइपर कॉन्जुगेशन है। एक तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी भी देखो, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर मेरे पास ये पूछ रहा है कि भाई ये CH3 है, ठीक है, और एक है मेरे पास CH2 CH3, एक है मेरे पास CH3 CH3 और CH, और है एक मेरे पास, थोड़ा सा क्लीन बनाएंगे तो ज्यादा बेटर है, CH3 CH3 CH3। तो पूछते हैं यार कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है।
तो कई बार बच्चे जो है गलती से इस कार्बन को बोल देते हैं कि यार यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं है। अल्फा कार्बन यहाँ पे ये वाला है जो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन, वो अल्फा कार्बन है और इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो जब इस पे हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो ही नहीं करेगा। ठीक है। और अगर सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन कौन शो करेगा, ये करेगा, क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिर्फ 1 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 0 हाइड्रोजन है। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर होगी वो ऐसे ही होगी। ठीक है। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑर्डर भी ऐसी होगी। और कोई पूछेगा कि कौन सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग है, कौन इलेक्ट्रोफाइल को अच्छे से अटैक करवाएगा अपने ऊपर, तो ये है, क्योंकि इसके पास अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन है, जिसकी वजह से रिंग पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। कुछ बच्चे पढ़े हैं वो जानते होंगे, जो नहीं पढ़े अभी शुरू में वो बाद में समझ जाएंगे इस चीज को। बट अभी स्टेबिलिटी के लिए ऐसा ही समझ के चलो, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ मोर अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है। तो ये हो गया बेंजीन के बारे में। बेंजीन के ऊपर अगर एल्किल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको रफ करता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो, अभी फटाक से अभी दूसरे टॉपिक्स पे जाते हैं। एल्कीन का हो गया हमारा। ठीक है। अब हम लोग फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन के बारे में समझते हैं। देखो क्या होता है, अभी हम लोग फ्री रेडिकल में देखते हैं, या पहले कार्बोकेटाइन में देख लेते हैं। कार्बोकेटाइन, देखो कार्बोकेटाइन का भी स्ट्रक्चर अगर तुम देखो तो यह कार्बन है, एक हम लोग सिंपल लेते हैं कार्बोकेटाइन, ये CH3 है, ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, CH2 है। ठीक है। इसको ध्यान से देखो, अब ये कार्बोकेटाइन है, तो अब यहाँ पे भी अल्फा कार्बन हम उसको मानेंगे जो कार्बोकेटाइन से डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो ये कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है तो इसको अल्फा कार्बन मानेंगे, और इस पे जो हाइड्रोजन है उसको अल्फा हाइड्रोजन मानेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुमने कार्बोकेटाइन के स्ट्रक्चर अगर ध्यान से देखा होगा, इसके पहले वाला जो हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ाया है, तो वहां पे हमने क्या पढ़ाया है कि ये जो कार्बन है, ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो रहता कहाँ है। तो उसके बारे में हमने बताया था कि कार्बन के पास एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है, और वो पॉजिटिव चार्ज ऐसा बोल देते हैं कि वहां पे रहता है। ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम चीज है कि ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, अगर इसने अपना पोजीशन थोड़ी देर के लिए क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, तो ये क्या होगा, अगर सेक्रीफाइस कर दिया तो कार्बन पे आ गया तुम्हारा निगेटिव चार्ज, क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया कार्बन को। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, तो ये जो निगेटिव चार्ज है यहाँ पे बॉन्ड में आ सकता है, क्योंकि भाई इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। हाँ, यानी कि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, और ये कार्बन बोलेगा कि भाई मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं हाइड्रोजन से लेकर आया, तो हम एक आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो वहां पे क्या होता है, ये बॉन्डिंग हो गई। और ये H+ जो ऊपर हम हमेशा ड्रॉ करके रखते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स ये जो है, इसका कॉन्जुगेशन इस पी ऑर्बिटल के साथ हो रहा है। वो जो बॉन्ड बनाने के लिए, अभी देखो कार्बन के पास बॉन्ड बनाने के लिए खाली पी ऑर्बिटल था, जो कि यहाँ पे हमने दिखाया। हाँ, तो वो खाली पी ऑर्बिटल में बॉन्ड बनाने के लिए हमें ऑर्बिटल चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए ऑर्बिटल चाहिए। तो वो ऑर्बिटल कौन सा था, पी ऑर्बिटल। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है उस पी ऑर्बिटल के साथ क्या कर रहा है, अपना कॉन्जुगेशन कर रहा है भाई, उसके साथ भाई बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे भी वैसा ही केस है जैसा तुम्हारा इसमें था, एल्कीन में था, वहां पे भी सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग करता था, वहां पे ओवरलैपिंग उस तरह से करता था। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे भी क्या हो सकता है, तुम्हारा इजिली एक हाइपर कॉन्जुगेशन बन सकता है, यहाँ पे भी स्टेबिलिटी आ सकती है। अब भाई स्टेबिलिटी कैसे आई, कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, उसकी वो बोलते हैं अनस्टेबल हो गया। हाँ, अनस्टेबल हो गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है एक ही जगह रहेगा,
तो भाई ज्यादा रिपल्शन लगेगा प्लस प्लस चार्ज का आपस में। तो ये प्लस चार्ज क्या हो गया, थोड़ा सा डिस्पर्स हो गया, अभी वो प्लस चार्ज खत्म हो गया इधर से। तो हम क्या बोलते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ पे भी स्टेबिलिटी आ गई, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, हाइड्रोजन ने थोड़ी देर के लिए अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया उसको। तो यहाँ पे भी बोलते हैं कि यार कार्बोकेटायन को भी स्टेबलाइज करता है कौन, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये है CH3 प्लस है, तो क्या इसमें कोई हाइपर कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके पास कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो नो हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर मैं बोलूं CH3 CH2 प्लस, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो ऑब्वियसली है, क्योंकि यहाँ कार्बन के बगल वाला कार्बन यानी कि ये अल्फा कार्बन, उस पर 3 हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो बोलेंगे अच्छा खासा स्टेबल। उसके बाद मैं बोलूं कि ठीक है CH3 है, CH3 प्लस यहाँ पर है, तो बोलेंगे हाँ कार्बोकेटायन के बगल में ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, तो 2 अल्फा कार्बन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो बोलेंगे यार यहाँ तो और ज्यादा स्टेबल हो गया, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन था और यहाँ पे 0, तो ये इससे ज्यादा स्टेबल ये, क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन, इससे भी ज्यादा ये, क्योंकि यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन। और उसके बाद अगर हम बात करें इसकी CH3, इसकी बात करें तो बोलेगा ये तो और स्टेबल है, क्योंकि इसके पास 3 प्लस 3 प्लस 3, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये। तभी ये ध्यान दो, हम जब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते थे तो वहां पे भी पढ़ते थे कि ये जो है तुम्हारा टर्शरी कार्बोकेटायन है, कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो वो 3 अलग कार्बन के साथ बॉन्डेड है तो टर्शरी, 2 के साथ बॉन्डेड है तो सेकेंडरी, 1 के साथ बॉन्डेड है तो प्राइमरी, और किसी के साथ नहीं है तो मिथाइल कार्बोकेटायन। तो टर्शरी वाला जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू सेकेंडरी, विच इज मोर स्टेबल कंपेयर टू प्राइमरी। ये वाला जो है तुम्हारा प्राइमरी है, विच इज मोर स्टेबल कंपेयर टू मिथाइल कार्बोकेटायन। तो सेम चीज हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोलता है एंड इंडक्टिव इफेक्ट भी यही बात बोलता है। इंडक्टिव इफेक्ट जो पढ़ा था हमने पुराने लेक्चर्स पे जाओगे तो वहां पे भी सेम था, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से भी टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल है, एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से भी ज्यादा स्टेबल है। अब अगर हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट में बोला जाए, तो अगर कोई कार्बोकेटायन के बारे में तुम्हें कंपैरिजन करना हो कौन ज्यादा स्टेबल है, तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन पहले, सबसे पहले तो रेजोनेंस देखेंगे, बट उसके बाद क्या देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई, तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन एज वेल एज दोनों के हिसाब से यही तुम्हारा ऑर्डर रहेगा। अब एक दो सवाल पे जाते हैं, तो ये चीज मैं हटाता हूं। ठीक, चलो, तो सिंपल सिंपल कुछ सवाल करेंगे और उसका आंसर लिखेंगे, तो ये थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, राइट। तो देखो सिंपल सा सवाल है भाई, एक मेरे पास ये कार्बोकेटायन है, टर्शरी, एक और है मेरे पास CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3, ये भी एक कार्बोकेटायन है। हाँ? अब यहाँ पे एक और ले लेते हैं CH3 CH CH3। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट तो हर जगह लगेगा, बट पहले हम लोग क्या करेंगे, इंडक्टिव के पहले हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए देखने के में क्या देखना है, सिंपल सी चीज है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कार्बोकेटायन, उसके बगल वाला कार्बन ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो 3 कार्बन, तीनों पे 3 3 हाइड्रोजन, यानी कि 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो इसके बगल में ये कार्बन, ये कार्बन, ये, इस पे भी 2 है, इस पे भी 2 है, उस पे भी 2 है, तो डायरेक्टली बॉन्डेड यही 3 कार्बन है, तो यही तीनों कार्बन अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, टोटल 2 2 4 2 6, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन। इस पे आओ तो यहाँ पे कितना हुआ, 3 3 6, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो सबसे ज्यादा तो इसमें है, तो पहला वाला तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो, नो डाउट, बट यहाँ पे क्या है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है,
तो यहाँ पे सॉरी 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से तो दोनों स्टेबल है, दोनों की स्टेबिलिटी सेम है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो अब हाइपर कॉन्जुगेशन अब डिसाइड नहीं कर पाया, तो उसके बाद हम जाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट पे। तो इंडक्टिव इफेक्ट बोलता है भाई टर्शरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू सेकेंडरी। ये देखो ये टर्शरी कार्बोकेटायन है, कैसे ये तीन तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये टर्शरी। ये क्या है कार्बोकेटायन, एक इधर सिर्फ दो साइड पे, मतलब ये सेकेंडरी है। तो ये तुम्हारा टर्शरी है, ये सेकेंडरी। तो इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से टर्शरी इज मोर स्टेबल कंपेयर टू सेकेंडरी, तो इसलिए सेकेंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू थर्ड। राइट, तो ये नोट डाउन कर सकते हो, एक सिंपल सवाल था। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन है, उसको समझते हैं हम लोग। ये मैं रब करता हूँ। देखो कई बार मैंने देखा है, कहीं कहीं एक सवाल पूछा गया है कि कार हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम, उसके बारे में पूछा है। क्वेश्चन क्या है, CH3CH2 प्लस, और एक पूछा है CD3CH2 प्लस। देखो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ड्यूटेरियम है, दोनों एक ही जैसा बिहेव करते हैं, बट क्या है आपस में एक दूसरे के आइसोटोप है, तो थोड़ा बहुत नेचर अलग अलग है। तो यहाँ पे तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, कोई शक नहीं। यहाँ पे भी क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, लेकिन जो कार्बन ड्यूटेरियम जो बॉन्ड है, हाँ, वो बहुत स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब यार हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए मैंने क्या डिस्कस किया था कि यार हाइपर कॉन्जुगेशन कब होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन तब होगा जब ये हाइड्रोजन सेक्रीफाइस करेगा। सेक्रीफाइस करने का मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, फिर वहां पे आपस में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। लेकिन अगर ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाए तो ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा, तो जब ब्रेक नहीं होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं होगा। तो यही प्रॉब्लम आ जाता है कार्बन और ड्यूटेरियम में, कि उनका जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड सिर्फ ज्यादा होता है। तो ज्यादा होने की वजह से, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, इसके वजह से लो हाइपर कॉन्जुगेशन। अब जब हाइपर कॉन्जुगेशन ही कम हो गया तो जाहिर सी बात है स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो ये जो तुम्हारा स्टेबिलिटी है, ठीक है, ये सवाल ऐसा ही होगा कि इनके स्टेबिलिटी में किसको ज्यादा मानोगे, तो ये जो हाइड्रोजन वाला है उसको ज्यादा स्टेबल मानेंगे, क्योंकि यहाँ अच्छा खासा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम होती है क्योंकि बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता है। तो ये एक सवाल है जो कई बार पूछा गया है, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसमें एक चीज तुम्हें ये भी पता चलेगा कि भाई कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है, तो एक अच्छा नॉलेजेबल क्वेश्चन है, इसको लिख लो। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक आखिरी सवाल करेंगे हम लोग इस पे, हाइपर कॉन्जुगेशन पे और कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी पे। क्वेश्चन क्या है, देखो सिंपल सा सवाल है। ये है तुम्हारा CH2 प्लस, ओके। ये कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे CH टू सॉरी CH3 ऐसा, ये भी कार्बोकेटाइन है, CH CH2CH3 प्लस, ये भी एक कार्बोकेटाइन है। और लास्ट में ये भी कार्बोकेटाइन, तो 4 कार्बोकेटाइन है। और वो पूछा है कि भाई स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, राइट। अब देखो ये क्या करते हैं हम लोग, एक और बना लेते हैं ताकि तुम्हें रेजोनेंस का इंपैक्ट पता चलेगा। ये CH ऐसा,
तो हमारे पास 5 है, 1 2 3 4 5 कार्बोकेटायन है, उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर देखनी है। तो चलो फटाक से करेंगे। देखो एक चीज क्या है, यहाँ पे सब में रेजोनेंस है। ये कार्बोकेटायन जब भी रिंग से जुड़ा होता है या कार्बेनायन रिंग से जुड़ा हो या फ्री रेडिकल रिंग से जुड़ा हो तो रेजोनेंस में आते हैं और 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो हर जगह कार्बोकेटायन रिंग्स पे, डायरेक्ट रिंग पे, रिंग मतलब ये बेंजीन रिंग पे, तो हर जगह वो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो रेजोनेंस से हम लोग कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे क्योंकि सब स्टेबिलिटी देंगे। बट जो पांचवा वाला है, फिफ्थ वाला है, उसमें देखो ये रिंग के साथ तो रेजोनेंस में है, साथ में बगल में ये जो डबल बॉन्ड है इसके साथ भी रेजोनेंस में आता है। ये हम लोग इसके पुराने चैप्टर्स में देख चुके हैं। तो इसका मतलब इसको एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है। इस वजह से उसकी स्टेबिलिटी सबके कंपैरिजन में ज्यादा होगी। तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया इसके पहले भी कि रेजोनेंस को हम लोग प्रेफरेंस देते हैं। तो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो फिफ्थ वाले की सबसे ज्यादा होगी। हो गया, बी हो गया, इसको हटा दिया। अभी हम बाकी में क्या देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। सिंपल सा, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर या अल्फा हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे है तुम्हारा 6। यहाँ पे कितना है, ये कार्बोकेटायन इससे जुड़ा हुआ। देखो यहाँ रिंग पे तो कोई हाइड्रोजन यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ का छोड़ो, इधर देखो यहाँ कार्बन है, इस पे जुड़ा हुआ 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कितना हुआ 2। यहाँ पे देखो यहाँ पे जुड़ा हुआ एक कार्बन है जिसपे 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं। तो अब अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से कंसीडर करो तो सबसे ज्यादा जहाँ अल्फा हाइड्रोजन, वो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा क्या है, अब फोर्थ वाले में, तो ये फोर्थ रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यानी यहाँ पे ज्यादा, यानी कि सेकंड वाला रहेगा। उसके बाद थर्ड वाला रहेगा और सबसे लास्ट में फर्स्ट वाला रहेगा। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन एज वेल एज रेजोनेंस हमने देख लिया। तो जब भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अगर पूछे तो सबसे पहले तुम्हें क्या देखना है, रेजोनेंस देखना है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन। और जब हाइपर कॉन्जुगेशन में भी डिसाइड ना कर पाओ तो फिर इंडक्टिव देखेंगे। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था कार्बोकेटाइन पे। अब सबसे लास्ट वाला हम लोग देखेंगे फ्री रेडिकल। राइट, वो भी बहुत ईजी है, वो देख लेते हैं। चलो, अब देखो फ्री रेडिकल में भी कुछ कुछ ऐसा ही है जैसा कि तुम्हारा कार्बोकेटायन में था, बट एक बेसिक एक डिफरेंस, फ्री रेडिकल्स। अब डिफरेंस क्या है उसको समझते हैं। देखो अगर तुम ये फ्री रेडिकल देखो, कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल 2 हाइड्रोजन, ठीक है, ये बेसिकली कौन सा स्ट्रक्चर है, ये CH3 CH2 डॉट फ्री रेडिकल ऐसा कुछ है। इसको थोड़ा ओपन करके बना दिया। अब ये डॉट यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये होता कहां पर है, तो तुम यहां पे भी देखोगे, जब इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये जो sp2 कार्बन का स्ट्रक्चर है और उसमें जो एक p ऑर्बिटल इसके पास होता है, जिसके पास वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में होता है। ये कौन से चैप्टर में पढ़ा है, जब हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट देखा था तो वहां पे हमने देखा है कि जो फ्री रेडिकल कार्बन होता है उसके पास एक p ऑर्बिटल होता है जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड होता है, उसमें ये इलेक्ट्रॉन्स रहता है। अब यार देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन देखो हाइड्रोजन को बोलेगा भाई तू सेक्रीफाइस करो, तुम सेक्रीफाइस करो, लेकिन मुझे एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बिकॉज सामने वाले कार्बन के पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, तो तुम सेक्रीफाइस करके सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन लो, मेरा इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दो, बस बॉन्ड ब्रेक कर लो थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसा और हाइड्रोजन के पास ऐसा, तो सेक्रीफाइस किया है, बॉन्ड सेक्रीफाइस नहीं किया, वो जिसके जस्ट अपना पोजीशन सेक्रीफाइस किया है इलेक्ट्रॉन ने। अब यार यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के पास फ्री रेडिकल के फॉर्म में, तो ये आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे। तो ये इस तरह से होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। तो फ्री रेडिकल्स में, ठीक है, इसका जो स्टेबिलिटी है वो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन describes its stability।
ठीक है, अलोंग विथ, ये भी लिख लो, अलोंग विथ रेजोनेंस। तो मतलब और रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन उसकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं करता है। हमने ये फ्री रेडिकल, जब हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े थे तो वहां पे हमने देखा था कि फ्री रेडिकल में इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं करता है, वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब बात यहाँ पे भी वही आ गई कि भाई 3 हाइड्रोजन है तो तीनों एक एक करके सेक्रीफाइस कर सकते हैं, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गया तो 3 बार हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये कार्बन को थोड़ी स्टेबिलिटी, राहत मिलेगी कि भाई जो उसके पास एक खाली एक इलेक्ट्रॉन था, मतलब खाली इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसा समझ लो बैचलर जैसा है, अकेला है, उसको कोई मिल रहा है तो एक पार्टनर मिल रहा है कि ये कार्बन थोड़ी देर के लिए कि भाई बॉन्डिंग कर लेते हैं, कोई रिश्ता बना लेते हैं, तो इस वजह से स्टेबिलिटी आती है उसके बीच में। तो सेम चीज है जैसा कार्बोकेटायन में पढ़ा, बस यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन जैसे पॉजिटिव चार्ज होता था, दोनों इलेक्ट्रॉन देके जाता था, यहाँ पर वैसा नहीं है। तो ये हो गया, तो इसको हम लोग रब कर सकते हैं। बट हाँ, तो अभी यहाँ पे देख लो, अगर यहाँ पूछेगा स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, ये CH3 डॉट, CH3 CH2 डॉट, CH3 CH, CH3 डॉट और CH3 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 डॉट। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, बोलेंगे यार जितना ज्यादा अल्फा कार्बन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, सॉरी जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना है, सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है। और उसके वजह से ये जो टर्शरी है, राइट, ये कौन सा है, ये टर्शरी कार्बोकेटायन, सॉरी फ्री रेडिकल है, ये सेकेंडरी है, क्यों, क्योंकि ये दो साइड से कार्बन से बॉन्डेड है फ्री रेडिकल, ये एक ही साइड से बॉन्डेड है इसलिए प्राइमरी है। ठीक है, ये किसी के साथ नहीं है तो इसलिए ये क्या है, मिथाइल है, मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, तो टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू सेकेंडरी, विच इज मोर स्टेबल कंपेयर टू प्राइमरी, और ये सबसे लेस स्टेबल। तो कार्बोकेटाइन जैसा ही इसका ऑर्डर होता है, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा फ्री रेडिकल के बारे में। तो इसको मिटा दो, एक दो सवाल करते हैं, बाकी इनफ रहेगा, राइट। चलो मैं इसको हटाता हूँ। तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ऐसा फटाक से पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, इससे ज्यादा है नहीं कुछ इसमें। अब देखो सिंपल सा सवाल है, एक मेरे पास फ्री रेडिकल है, ये एक और फ्री रेडिकल है, ऐसा एक और फ्री रेडिकल है मेरे पास, इसको ऐसा बना देता हूँ, और एक और फ्री रेडिकल है ऐसा। तो मेरे पास 4 फ्री रेडिकल है। देखो सबसे पहली चीज ना, ये फ्री रेडिकल जो है यहाँ वाला, ये रेजोनेंस में है, इधर कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इधर भी है, दोनों साइड से रेजोनेंस में है। ये वाला फ्री रेडिकल भी रेजोनेंस में है यहाँ पे। तो हमने पहले बोला कि यार रेजोनेंस होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि कंप्लीट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सबसे पहले तो रेजोनेंस ही देखेंगे, बाकी चीजें देखेंगे दोबारा। तो ये पहला, फर्स्ट एंड सेकंड में बात करें तो सेकंड में दो साइड से रेजोनेंस है, थर्ड में भी रेजोनेंस है, फोर्थ में कुछ भी नहीं है, फोर्थ में रेजोनेंस ही नहीं है। तो फोर्थ तो सबसे लीस्ट स्टेबल फोर्थ होगा, उसके बाद हम बाकी का होगा। तो इन तीनों में इसको दो साइड से रेजोनेंस मिल रहा है, इधर भी डबल बॉन्ड है इधर भी, तो सेकंड वाला तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बाकी बचा फर्स्ट एंड थर्ड को हमें डिसाइड करना है भाई इनका क्या होगा। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन देख सकते हो लोग, देखो ये तुम्हारा कार्बन है जिसपे फ्री रेडिकल है, तो ये वाला अल्फा कार्बन है। अब देखो इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये डबल बॉन्डेड है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन को कभी भी अल्फा कार्बन कंसीडर नहीं करते हैं। अल्फा कार्बन हम सिर्फ उसी को, मतलब उस पे जो हाइड्रोजन होता है उसको हम कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन में नहीं लेते हैं। अल्फा कार्बन वही जिसके सारे बॉन्डेड सिंगल बॉन्ड हो। तो बचा ये वाला कार्बन, तो इस पे कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको कंसीडर नहीं करेंगे, कंसीडर किसको करेंगे, इसको।
अब यहाँ पे क्या है, एक ऑलरेडी कार्बन है, तो यहाँ पे बचा क्या है, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन, राइट। एक ही हाइड्रोजन बचा, क्योंकि बाकी 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी कार्बन के हैं। तो यही अल्फा कार्बन था जिसपे कि सिर्फ एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 था, और यहाँ पे कितना, 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, इसलिए फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू 3। तो इस तरह से स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर ले। तो सबसे पहले रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन। इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे ऑपरेट नहीं होता है, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है, जबकि कार्बोकेटायन में तीनों चीज काम आते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये है CH3 डॉट CH2 CH3 डॉट, और साथ में CH CH3 CH3 डॉट, लास्ट वाला CH3, नहीं यही रहेगा, अब बॉन्ड नहीं हो सकता। तो ये 3 स्ट्रक्चर के बारे में देखो, ठीक है। अब इन तीनों को देखो, ये CH2 डॉट और यहाँ पे ये CH डॉट, हाँ इसकी बैलेंस ही गड़बड़ हो जाएगी, हाँ, क्योंकि 3 ही बॉन्ड रखना है हमें, अगर एक डॉट है तो फ्री रेडिकल है। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कोई नहीं है। देखो रेजोनेंस में सब है, ये भी रेजोनेंस में है, ये भी रेजोनेंस में है, ये भी रेजोनेंस में। हमने रेजोनेटिंग जो रेजोनेंस वाला चैप्टर देखा था, वहां पे देखा था कि फ्री, ये जो कार्बन है जो बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा होता है, यानी कि बेंजीन कार्बन, वहां पे चाहे कार्बोकेटायन हो, चाहे कार्बन आयन हो, चाहे फ्री रेडिकल, सब रेजोनेंस में होते हैं। तो रेजोनेंस तो तीनों जगह है, तो डिसाइड नहीं कर सकते। अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं, तो यहाँ पे 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिर्फ 3 है, यहाँ पे एक भी नहीं है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब इसके बाद फ्री रेडिकल खत्म। अभी हम लोग एक्चुअली में सब कुछ खत्म हो गया, पर एक दो एग्जांपल है जिसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। वो है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ। देखो वापस से एल्कीन में आओ, वो चीज मैंने उस समय नहीं डिस्कशन किया, क्योंकि थोड़ा सा एक अलग टॉपिक, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। अब देखो एक चीज और है कि कार्बन आयन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता। वो क्यों नहीं होता उसके बारे में भी अभी हम लोग देखेंगे। देखो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, इस मॉलिक्यूल को समझो। देखो इस मॉलिक्यूल को समझो, क्या होता है कि वहां पे जैसे तुम्हारे पास कार्बन हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन क्या करता था, सेक्रीफाइस करके इलेक्ट्रॉन दे देता था कार्बन को। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन काफी इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है कार्बन से, तो क्लोरीन बदमाश है, वो देगा नहीं कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन, बल्कि उल्टा, उसका उल्टा ले लेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहाँ पे, तो क्या होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगी। पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगी। तो पहले जो हाइड्रोजन था वो देता था, तो इलेक्ट्रॉन इधर इसके साथ क्या होता था, कार्बन पे निगेटिव चार्ज आता था, और उसकी वजह से वो आगे उसको डीलोकलाइज करता था। ठीक है, यहाँ पे उल्टा हो गया भाई, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो वो इधर से इलेक्ट्रॉन लेना शुरू करेगा। तो ये उल्टा काम चल रहा है, वाई, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। तो ये क्या है, तुम्हारा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ठीक है, और इसके वजह से ये उल्टा काम होता है, उल्टा हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाता है। तो यहाँ पे CH CH2 प्लस, तो यहाँ पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, लेकिन क्या होगा, उल्टा होगा, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्यों है इसके बाद देखेंगे। तो ये तुम लोग इसको याद रख लो कि रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन जब चीजें उल्टी चलने लगती हैं, और वो कब चलती हैं, जब कार्बन से ज्यादा कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव आ जाता है। तो ये मैं इसको हटाता हूँ,
ठीक है, अब इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो हम लोग समझते हैं, वो किसको, सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका क्या है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन का। तो ये मैं हटाता हूं। अब देखो CCl3 जो है या CF3, फ्लोरीन का भी वैसा ही इंपैक्ट रहेगा जैसा क्लोरीन का, क्योंकि फ्लोरीन तो और भी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। देखो CF3 जो है वो भी यहाँ पे फ्लोरीन ने जैसे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लिया कार्बन से, तो कार्बन पे आया तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हम उसको जैसे हाइड्रोजन को कहीं हटाते नहीं थे वहीं रखते थे, तो इस फ्लोरीन को भी रखेंगे। अब इसके वजह से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देगा। तुमने CH3 में देखा था कि CH3 वाला जो था हाइड्रोजन दे देता था, जिसकी वजह से कार्बन पे निगेटिव चार्ज आता था और वो निगेटिव चार्ज को रिंग में घुमाता था। यहाँ पे क्या होगा, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो रिंग से इलेक्ट्रॉन लेना शुरू करेगा, और जब रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा रिंग के ऊपर। अब रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ते हैं कि जब यार रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो कभी भी इलेक्ट्रोफाइल उतना आसानी से वहां जाता नहीं, तो वहां पे बोलते हैं कि ये रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आएगा नहीं तो रिएक्शन कहां से होगा। ठीक है, तो उसने डीएक्टिवेट कर दिया रिंग को। क्यों? क्योंकि रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लिया। भाई इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग है, वो आना चाह रहा है लेकिन देख रहा है यार वहां पहले ही कम है इलेक्ट्रॉन, तो हम बोलते हैं इसको डीएक्टिवेट, रिएक्शन को स्लो कर देता है। और सबसे ज्यादा किस पोजीशन को डीएक्टिवेट करता है, तो वो देख लो तुम लोग। ये चीजें तुम्हें ज्यादा समझ में आएगी जब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे होगे तुम लोग। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन से पोजीशन को डीएक्टिवेट कर रहा है, जहां पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, तो देखो यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे है, यहाँ पे पैरा पे है, देन अगेन ऑर्थो पे। तो यार अगर इलेक्ट्रोफाइल आना भी चाहेगा, पहली बात तो आएगा नहीं इजिली, क्यों बोले यार पहले इलेक्ट्रॉन कम है तो अभी मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए था, मैं कैसे आऊं। ठीक है चलो आ भी रहा हूं तो देखूंगा कहाँ पे कम में सबसे ज्यादा कम है, ऑर्थो एंड पैरा पे, तो ऑर्थो पैरा पे जाएगा ही नहीं, तो उसके पास ऑप्शन कौन सा बचा, ये मेटा वाला। ठीक है, मेटा वाले पे देखो कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है, राइट, कहीं पे भी नहीं आया है, यानी कि वहां पे इलेक्ट्रॉन ठीक ठाक है। हाँ? जहां पॉजिटिव चार्ज वहां इलेक्ट्रॉन कम, लेकिन जहां पॉजिटिव चार्ज नहीं है वहां पे मतलब ठीक ठाक इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए जो भी इलेक्ट्रोफाइल आता है मेटा पोजीशन पे आता है, इसलिए CF3 को हम लोग क्या बोलते हैं, CF3 क्या है, ये तुम्हारा मेटा डायरेक्टिंग है, मतलब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे भेज देता है। मेटा डायरेक्टिंग है एंड डीएक्टिवेटिंग है। डीएक्टिवेटिंग क्यों? क्योंकि रिएक्शन को स्लो कर देता है। क्यों स्लो कर दिया, रिंग पे पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज ला दिया मतलब रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, खींच लिया तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन कम। अब इलेक्ट्रॉन की वजह से ये आ रहे थे इलेक्ट्रोफाइल, तो वो आएंगे ही नहीं, तो रिएक्शन ही नहीं होगा, होगा स्लो होगा, तो बोलते हैं डीएक्टिवेट कर दिया। तो ये इसका जो रीजन क्या है, वो है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये CF3 एंड CCl3 का भी वही हालत है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज लिख लो। ठीक है, चलो अब इसको रब करता हूं मैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई जगह पूछता है, कई बार लोग से इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बस ये बोलते हैं कि ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, बट सिर्फ इतना कहना सफिशियंट नहीं है कि वो क्यों मेटा डायरेक्टिंग है। तो ये कहीं किसी बुक में जल्दी मिलेगा नहीं तुम्हें, कहीं दूसरे लेक्चर्स में भी नहीं मिलेगा। तो उसका जो रीजन है वो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन है। वो ये बता देते हैं डीएक्टिवेटिंग है बिकॉज इसका -I इफेक्ट है, उसके हिसाब से बता सकते हैं रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाता है, क्योंकि -I के हिसाब से भी वो इलेक्ट्रॉन खींचता है। राइट, तो डीएक्टिवेट तो हो गया, वो बता दिया, लेकिन मेटा पे ही क्यों जाता है वो इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से नहीं बताया जा सकता। राइट, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना। चलो अभी नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग, इसको रब करता हूं। एक आखिरी टॉपिक है, कार्बन आयन में क्यों नहीं होता हाइपर कॉन्जुगेशन। अब ये तो लोग एक्चुअली होता है बहुत रेयरेस्ट केस में, बट हम लोग उसको पढ़ेंगे नहीं। क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि तुम लोग होगे कंफ्यूज।
तो अभी तुम लोग यही मान के चलो कि कार्बन आयन में नहीं होता है। तो अगर कभी पूछ लिया एग्जाम में कि कार्बन आयन में होता है, सीधे बोलने का नहीं होता है, खत्म बात। तो क्यों नहीं होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो कार्बन आयन में बनाता हूं एक पहले CH2-, ये CH2-। अब देखो अगर हाइड्रोजन यहां से गया, अगर यहां से गया तो कार्बन पे निगेटिव चार्ज देगा, जैसा कि हमने देखा है पहले। भाई पहले से, अब देखो इस कार्बन पे ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है। कार्बन आयन में क्या है, ये लिख देता हूं ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो। कार्बन आयन, ठीक है, इन कार्बन, कार्बन आयन में ऑलरेडी कार्बन पे निगेटिव चार्ज है। अगर ये देके गया तो यार यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज आएगा, तो ये क्या होगा, हाईली हाईली अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों हो गया, क्योंकि यार दो निगेटिव चार्ज दो बगल के एटम पे पॉसिबल ही नहीं, इतना ज्यादा उनके बीच में रिपल्शन लगेगा ना कि वो क्या होंगे, हाईली अनस्टेबल हो जाएंगे ड्यू टू रिपल्शन। ये हाईली अनस्टेबल है, तो पॉसिबल नहीं है। तो किसी ने सजेस्ट किया ठीक है, अगर हाइड्रोजन लेके ना जाए, सॉरी दे के ना जाए, लेके चला गया तो वहां पॉसिबल है। यार कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड हो सकता है आपस में, ये पॉसिबल है। हाँ, ऐसा हो सकता है क्या कि हाइड्रोजन लेके चला जाए, तो बोलते हैं नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, वो ले नहीं सकता है कभी भी। तो जब ले नहीं पाएगा तो ये हो ही नहीं पाएगा, और दे पाएगा नहीं, क्योंकि देगा तो निगेटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल। तो दोनों तरह से पॉसिबल नहीं है, दोनों तरह से पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए यहां पे क्या लिखेंगे, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये है इसका जवाब, ठीक है। कार्बन आयन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है। अब यहाँ पे अगर क्लोरीन वगैरह रहता तो हो सकता था, तो वही एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसके बारे में पढ़ाया नहीं जाता, ना पढ़ो तो बेटर है। हाँ, तब हो सकता था क्लोरीन रहता तो खींच लेता तो पॉजिटिव आता, तो फिर हो सकता था, और होता भी है वैसा, बट वो एक्सेप्शनल केसेस है। तो ये रहा तुम्हारा ओवरऑल क्या, तुम्हारा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये खत्म हो गया, लेक्चर में इतना ही पूछा। अभी तुम चाहो तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे कंप्लीटली सारे क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। बस एक आखिरी चीज बताना चाहूंगा कि देखो, हमने अभी तक हाइपर कॉन्जुगेशन तीन चीजों में पढ़ा है। एक है तुम्हारा कार्बोकेटायन, एक है एल्कीन, और तीसरा है तुम्हारा फ्री रेडिकल। एक किस पे पढ़ा तुमने, एल्कीन पे। एक किस पे पढ़ा तुमने, कार्बोकेटायन पे। और एक तुमने किस पे पढ़ा, फ्री रेडिकल पे। ये तीन चीजों में हमने पढ़ा, तीन चीजों में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। अब ध्यान दो, यहाँ पे इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है एल्कीन में कार्बन का sp2, उसी तरह कार्बोकेटायन में भी इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी है sp2। उसी तरह अगर तुम इसमें भी देखो तो यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन है sp2। मेरा पुराना लेक्चर देखोगे तो वहां पे एक्सप्लेन किया है मैंने कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और कैसे होता है, कैसे ये डिफाइंड होता है। तो एक चीज ये कई बार ये सवाल पूछ देता है कि यार हाइपर कॉन्जुगेशन किस में होता है, जिसमें कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। अगर तुम कार्बन आयन में जाओगे वहां पे देखा तुमने कि नहीं होता, तो कार्बन आयन में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होता है, तो यहाँ पे नहीं होता है। इन चीजों में हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, कि वहां पे नहीं होता। तो एक कॉमन फैक्टर है तीनों में, तीनों में sp2 है, जिसके वजह से sp2 मतलब तो तीन p ऑर्बिटल होता है कार्बन के पास, दो दो क्या है, सब इंगेज्ड है बॉन्डिंग में, हाइब्रिडाइजेशन में, और तीनों के पास एक एक जो p ऑर्बिटल खाली है ना, उसके वजह से ये कार्बन जो है अपना हाइपर कॉन्जुगेशन में अपने इलेक्ट्रॉन्स को उधर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक करके अपने इलेक्ट्रॉन्स को, वो जो एक खाली p ऑर्बिटल है जो हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, उसके साथ कॉन्जुगेशन करके हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है।
तो वो एक कॉमन फैक्टर है, वो पी ऑर्बिटल, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये एक कंप्लीट लेक्चर था। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और इसके ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो है, जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो हम आने वाले चैप्टर, अब आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ओके, चलो, गुड बाय।